Recording in progress. चलो बेटा, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, कभी प्रेशर के टर्म में मैंने आपको कैलकुलेट करवाया, कभी वॉल्यूम के टर्म में, यहीं तक करवाया था। तो आज मैं थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, फर्स्ट ऑर्डर के ही के की वैल्यू और किसी टाइट्रेशन के फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो। तो आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है, ध्यान से सुनो। आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है कि यहां मैं लिख दे रहा हूं वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, एंड यहां टाइम दे रहा हूं। और t इज इक्वल टू 0, टाइम 0 सेकेंड पे जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज हुआ उसको मैं V0 लिख दे रहा हूं, और जब टाइम t पे जो वॉल्यूम यूज हुआ उसको VT लिख दे रहा हूं। और किसके लिए यूज हो रहा है, कौन सा टाइट्रेशन? द टाइट्रेशन ऑफ H2O2 विथ KMnO4, इनके टाइट्रेशन का डिस्कशन है। और इसकी मोलैरिटी आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, 0.3 ले लो, जो मोलैरिटी लोगे उसके हिसाब से इनके वॉल्यूम बदल जाएंगे। तो मैं जनरल वेरिएबल के फॉर्म में ले रहा हूं, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। अंडरस्टूड? इनके टाइट्रेशन का बेसिकली आपको वॉल्यूम दिया है। सो टाइट्रेशन ऑफ H2O2 KMnO4 एंड H2O2। कितने लोगों को ये मालूम है कि भाई H2O2 KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं तो ये -1 से, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कहां पहुंच जाएगा ये -1 से? 0 O2 में निकल जाएगा। और ये खुद कहां आता है भाई? Mn+2 में ना। खैर इसका ज्यादा जरूरत आएगा नहीं, इसका इतने चीजों का जरूरत नहीं आने वाला है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि जो H2O2 है इसका जो डिकम्पोजिशन है बेटा, H2O2 का खुद का जो डिकम्पोजिशन है, यानी H2O प्लस हाफ O2 बनाना, ये अपने आप में एक फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर। तो ये मैंने लिखवाया भी था आपको। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है और इसी का एक सॉल्यूशन लेकर के टाइम टू टाइम टाइट्रेट करा रहा है, 0 पे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे टाइट्रेशन कराया तो KMnO4 का इतना वॉल्यूम यूज हुआ। फिर टाइम t पे टाइट्रेशन कराया तो उसी H2O2 के साथ, तो उसका वॉल्यूम कितना आया? VT। तो आपको निकालना है इस k का वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ k यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द वैल्यू ऑफ k यूजिंग द फॉलोइंग। प्यारे बच्चों, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये काइनेटिक रिएक्शन नहीं है जिसकी आपको स्टडी कर पाओ। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, काइनेटिक स्टडी हम तभी कर पाते हैं जब रिएक्शन रिलेटिवली स्लो हो, क्योंकि जो रिएक्शन पलक झपकते ही खत्म हो जाता है उसकी काइनेटिक्स कैसे स्टडी करेंगे भाई? माइक्रो सेकेंड में एसिड एंड बेस को मिलाया नहीं कि खत्म हो गए। तो ठीक वैसे ये जो रिएक्शन है ये उस कैटेगरी में आता है जिसकी काइनेटिक स्टडी आप नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है। तो ये वैसे रिएक्शन में है जो सिर्फ इस सपोर्ट के लिए दिया है कि ये KMnO4 डालते ही H2O2 जितना भी था वो गायब हो गया इसके अंदर से। तभी तो, वरना तो टाइम के साथ H2O2 खुद चेंज हो रहा है। आ रहा है बात समझ में ना? तो जिस टाइम में ये रिएक्शन हो रहा है ये इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है और ये स्लो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का। तो इसका K निकालने की बात हो रही है, इसका नहीं। ये बिल्कुल ही अलग कहानी है। ठीक है, तो आप प्लीज गो नाउ, गो अहेड। ट्राई करो। हाँ जी प्यारे बच्चों, हो गया?
कोई यूज ही नहीं है उसका, तुम कुछ भी ले लो। चलो बेटा बताओ, मैं आइए देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे। करें, डिस्कस करें बेटा, बोलिए। आइए देखते हैं कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो। तो फिर से वही कहानी आएगी, सर मेरे को तो एक ही इक्वेशन मालूम है, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ इसका इनिशियल कंसंट्रेशन और बाद का कंसंट्रेशन मालूम हो जाए, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। तो हमें इस वैल्यू को इस टेबल के हिसाब से निकालना है। तो भाई अब कितना आसान है ये देखो, एट t इज इक्वल टू 0, जब स्टार्ट हुआ रिएक्शन का, उस समय जब आप H2O2 लेके टाइट्रेशन करा रहे होगे, तो इसके जितने कंसंट्रेशन होंगे और इसका जितना वॉल्यूम होगा, भाई इसका वॉल्यूम तो हम फिक्स वॉल्यूम के साथ ही हर बार टाइट्रेट करा रहे होंगे, और इसका वॉल्यूम कितना यूज हुआ है वो दे रखा है इसमें, V0 एंड VT। तो मैं क्या करूंगा भाई, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा दूंगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई इसका जितना मोल यूज हुआ होगा वो इसके मोल के ही तो प्रोपोर्शनल होगा ना। अभी अलग बात है, हो सकता है इसका 1 मोल से इसका 2 मोल रिएक्ट कर रहा हो, ये 3 से इसका, वो तो बैलेंसिंग करने से मालूम चलता, या फिर अगर आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा रहे हो तो एन फैक्टर से, लेकिन प्रोपोर्शनल तो होगा, ये तो क्लियर है ना। बोलो भाई। तो क्या आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, इतना कहानी भी नहीं लिखना है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड will be proportional to amount of H2O2। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई, क्या मैं बोल सकता हूं कि जो V0 है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, A0 के। और सिमिलरली एट T पे ये जो वॉल्यूम होगा VT विल बी प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स। कितना घटिया क्वेश्चन था यार, ये तो एक लाइन में खत्म हो गया। क्या आ गया इसका आंसर, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ। पता अगर ये रेशियो नहीं होता ना, रेशियो नहीं होता तो तकलीफ बहुत बढ़ जाती है आपकी। तब आपको कांस्टेंट और ये सब देखना पड़ता बेटा। ये क्वेश्चन इजी इसलिए हो गया क्योंकि आपको सिंपली ये बताना था कि के की वैल्यू और ये वॉल्यूम वगैरह दिया हुआ था। तो इसमें अब अगर पूरा मुझे लिखना होता, मुझे एक एक चीज बताना होता, तो मैं ऐसे लिखता कि भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। तो इसका एन फैक्टर देखना पड़ता, इसका एन फैक्टर देखना पड़ता तब। लेकिन चाहे जो भी एन फैक्टर आए, वो t इक्वल टू 0 पे भी एन फैक्टर वही आएगा और t इक्वल टू t पे ही। तो रेशियो लूंगा तो कट जाएगा, इसलिए मैं प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट लिख सकता हूं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो इतना सिंपल सा चीज है भाई, इसको एक लाइन में खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो नोट कर लो, जल्दी करो। एक और देता हूं मैं आपको के का निकालने का, इसको खत्म करो उसके बाद।
हाँ जी, मिटा दो इसको। हाँ चलो, हाँ देखो क्या नहीं समझ में आ रहा है तुमको इसमें। देखो पहले तो ये समझो कि H2O2 T इज इक्वल टू 0 पे जितना H2O2 लिया है वो सारा का सारा होगा A0। अब हम टाइट्रेशन करा रहे होंगे, तो टाइट्रेशन जब कराते हैं तो पूरा याद है वो पिपेट ब्यूरेट और ये सबका जो सेटअप होता है, यहाँ पे आपने KMnO4 भर रखा होगा और ये आप ड्रॉप बाई ड्रॉप गिरा रहे हो। तो ये ड्रॉप बाई ड्रॉप गिरा रहे होगे तो ये हम ऐसा मानते हैं कि टाइट्रेशन एकदम आप बुड्ढों की तरह नहीं कर रहे हो कि 10 घंटे में रीडिंग ले रहे हो। आपने स्टार्ट किया, विद इन अ मिनट यू गॉट सम रीडिंग, और उतना फास्ट ये रिएक्शन हो नहीं रहा है कि इसका कंसंट्रेशन एकदम से चेंज हो जाए। तो इसका कंसंट्रेशन जो T इज इक्वल टू 0 पे है, एक आधा सेकंड 2 सेकंड के बाद भी लगभग वही रहेगा। तो ये एरर लेते हुए ये कैलकुलेशन होगा। तो जो वॉल्यूम KMnO4 का यूज होगा स्टार्टिंग में वो किसकी वजह से होगा, जितना H2O2 इसके अंदर पड़ा था। ठीक उसी तरीके से जब टाइम T हो चुका होगा, ध्यान से समझो, जब टाइम T हो चुका होगा तो H2O2 का जो हमने सैंपल रख रखा है उसमें से फिर मैं निकालूंगा, तब तक ये डिकम्पोज भी हो चुका होगा और H2O2 का मोल कितना रह चुका होगा, A0 माइनस एक्स। अब इसके ही प्रोपोर्शनल में तो वॉल्यूम कंज्यूम करेगा KMnO4 का, दोबारा करेंगे तो बस वही दोनों डेटा तो दिया है। हाँ यस ऑफ कोर्स, VT is the volume of KMnO4 used. KMnO4 used for the titration of H2O2 बाबा। So volume of, इसको लिख लो पूरा डिटेल में, volume of KMnO4 used titrating H2O2। चलो ठीक है, एक और केस करा देता हूं और वो काइंड ऑफ लास्ट ही केस होगा आपके लिए, ठीक है करें। तो चलो बच्चों एक टाइट्रेशन और कराता हूं, एसिड बेस टाइट्रेशन कराता हूं फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। किसके लिए करा रहा हूं, फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है लिखो, लिखो तो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। बताओ भाई, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। अरे सबको ध्यान है ना, तो यानी उसका काइनेटिक्स वही आएगा, फॉर्मूला वही डिराइव होकर के आएगा। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है डेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इसने ये बोला है कि भाई जो आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो एस्टर का, C2H5O, सॉरी C डबल बॉन्ड O C2H5 मान लो, ऐसा कोई हमारे पास है, और इसमें मैं वाटर एंड H+ डाल करके मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं। अच्छा बच्चों यहाँ H+ क्या है, इज अ कैटलिस्ट, तो मैं इसको ऊपर ही लिख दूं और ऐसा मान लेता हूं यूनिडायरेक्शनल, रिवर्सिबल में आपको थोड़े पंगे पड़ जाएंगे। ठीक है, तब ये क्या बन रहा होगा, तो ऑफ कोर्स हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और साथ में अल्कोहल। भाई बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है ये, एस्टरिफिकेशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल मिलकर एस्टर बनाते हैं, ये बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है, अगर पानी डालो तो टूट जाते हैं एसिडिक मीडियम। ठीक है, और ये कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका K निकालना है, किसके हिसाब से, तो आपको दिया क्या है, एक टेबल दिया हुआ है। किसका टेबल दिया है, वॉल्यूम ऑफ NaOH। अब इसका कोई मोलैरिटी ले लो, कोई फर्क पड़ता है क्या, जो भी मोलैरिटी रहेगी वो फिक्स रहेगी ना। तो एग्जाम में कभी कभी बेवकूफ बनाने के लिए मोलैरिटी सब कुछ कहानी दे देगा फालतू का, मैं कुछ नहीं दे रहा हूं। सो वॉल्यूम ऑफ NaOH,
सम एक्स मोलर लिख लो, 1 मोलर लिख लो यार, मर्जी है आपकी। 1 मोलर NaOH यूज्ड फॉर टाइट्रेशन NaOH with reaction mixture। अच्छा, इसमें और डिटेल में लिखना हो तो विथ फिक्स वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। हर बार आप 10-10 ml ही रिएक्शन मिक्सचर का निकाल के टेस्ट करा रहे होगे, वो बदलोगे तो फिर इक्वेशन में थोड़ा गड़बड़ी आने लगेगा ना। जो हम प्रोपोर्शनैलिटी कर रहे हैं वहां के कांस्टेंट बदल जाएंगे। समझ पा रहे हो ये क्या बोल रहा हूं भाई? अगर मान लो मैंने बोला 10 ml रिएक्शन मिक्सचर है, 20 ml है, तो भाई इनके दोनों के कांस्टेंट अलग अलग हो जाएंगे ना, जो मैं प्रोपोर्शनल कर रहा हूं 20 ml के लिए। तो इसलिए फिक्स वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज फॉर टाइट्रेशन ऑफ NaOH विथ रिएक्शन विथ फिक्स वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर कर सकते हो, विथ फिक्स वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। अगेन एग्जाम में आपको इन सब का डेटा दे करके क्वेश्चन को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करेगा, बट वो सब का कोई यूज ही नहीं है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, यहां टाइम दिया हुआ है। अब मैं आपको दे रहा हूं कि भाई t इज इक्वल टू 0 पे ये v0 था, t इज इक्वल टू t पे ये vt था, और इनफाइनाइट टाइम पे ये v इंफिनिटी था। इस बारी पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको तीनों डेटा दिया हुआ है, वरना याद करो या तो 0t से काम चल जाता है या t इंफिनिटी से काम चल जाता है। इस बारी दिया हुआ है तो इसका पक्का कोई ना कोई हिडन टारगेट है, ये यूजलेस तरीके से नहीं दिया हुआ है, कोई ना कोई खास बात है तभी दिया हुआ। ठीक है, तो ये टाइट्रेशन है। आपको क्या निकालना है बेटा? के की वैल्यू सबको मालूम है क्या होता है? 2.303 बोलो बाई टी एंड लॉग ऑफ A0 अपॉन A0 माइनस एक्स। ये क्या होता है भाई? ये जो फर्स्ट ऑर्डर में जा रहा है रिएक्शन, उसके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है इनिशियल एंड एट टाइम टी, यही है ना ये? अरे बच्चों बोलो यार, ये डेरिवेशन कहां से आया था हमारा? ये कौन सा एक ऑर्डर का रिएक्शन का डेरिवेशन था? फर्स्ट ऑर्डर का। तो प्लीज अगर आप वो नहीं रिवाइज किए हो तो प्लीज उसको रिवाइज करके फिर देखने की कोशिश करो। चलो ट्राई करो तो। चलिए बच्चों स्टार्ट करो। हाँ आइए समझते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। पहली बात, कितने लोग समझ पा रहे हो कि सर NaOH जब रिएक्शन मिक्सचर से रिएक्शन कर रहा होगा तो NaOH का नेचर क्या है? बेस। तो पक्का किससे रिएक्ट कर रहा होगा? एसिड के साथ।
बेस विल रिएक्ट विथ एसिड इंस्टेंटेनियसली, बिल्कुल तुरंत खत्म होने वाला रिएक्शन है। तो ये जो टाइट्रेशन है इसके रिएक्शन में दिखाता हूं क्या हो रहा होगा। टाइट्रेशन में दो रिएक्शन हो रहे होंगे। NaOH विल बी रिएक्टिंग विथ द अमाउंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस, क्योंकि एसिड तो ये तो है नहीं और इससे भी कोई लेना देना नहीं है, ये तो बड़ा स्लो सा रिएक्शन हो रहा है। तो जो रिएक्शन है ये है फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस टाइट्रेशन वाला। और साथ के साथ कितने लोग कह रहे हैं सर NaOH जो कैटलिस्ट यूज किया है वो भी तो H+ आयन है, वो भी तो कहीं ना कहीं से लिया है, उसके साथ भी रिएक्ट कर रहा होगा ये कैटलिस्ट के साथ। बोलो भाई, ये बन जाएगा CH3CO Na+ वाटर, और ये चुपचाप Na+ प्लस H2O। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड will be proportional to amount of acetic acid produced plus amount of H+ ion coming from catalyst। और ये वैल्यू कितने लोग बोल रहे हैं कि फिक्स वैल्यू होगा? बोलो भाई। और ये टाइम के साथ बदल रहा होगा, तो आओ टाइम के साथ देख लेते हैं ना। और इसका वैल्यू क्या मैं मान लू, कैटलिस्ट को मैं C लिख देता हूं, कोई दिक्कत? कैटलिस्ट का जो अमाउंट है वो मैं लिख दे रहा हूं C, क्योंकि ये तो कांस्टेंट, ये आप लिख लेना, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो अब मैं पहले लिखूंगा T = 0 पे। प्यारे बच्चों बताओ क्या होगा इसके अंदर, कोई ये प्रेजेंट होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि T = 0 पे ये A0 है और ये 0 है, ये 0 है, ये 0, खत्म कहानी। मतलब ये 0 तो नहीं है, ये दोनों 0। एंड बोलो यार, एंड एट टाइम T क्या होगा? A - X, तो ये X आएगा, नहीं ये X है। एट इन्फिनाइट टाइम ये 0 था, ये 0 था ना, T = ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या आएगा? तो T = 0 पे कौन कौन से एसिड हैं? सर सिर्फ कैटलिस्ट है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड V0 विल बी प्रोपोर्शनल टू C। व्हाट इज C माय डियर? C इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन व्हिच इज अ कैटलिस्ट। कैन आई से दैट? बोलो। सेकेंड टाइम, एट टाइम T पे क्या लिख सकता हूं? जो VT है, जो जितना यूज हुआ है वो दोनों के प्रोपोर्शनल होगा। C+ कितना बना है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और V ∞ किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये तो C ही रहने वाला है, और ये A0। अब क्या ये तीनों का यूज करके आप A0 और A0 - X इनके टर्म में नहीं निकाल पाओगे? बोलो। मुझे ऊपर क्या चाहिए? A0। A0 कैसे मिलेगा भाई? इसमें से इसको घटा दो। अरे बोलो यार, दिस माइनस दिस करोगे तो A0 + C - C गायब हो गया, तो क्या आ जाएगा? V ∞। तो ये तीनों का यूज करके from here what we can say that V ∞ minus V, बोलो, 0 will be proportional to A0। सिमिलरली कितने लोग कह रहे हैं VT, सॉरी A - X चाहिए ना, तो V ∞ minus VT करके देखो क्या आ रहा है? A0 - X। खत्म हो गया यार। A0/A0 - X मतलब V ∞ minus V0 अपॉन, तो ये इक्वेशन आ जाएगा प्यारे बच्चों, log V ∞ minus V0 and whole divided by V ∞ minus VT। तो प्लीज मेक अ नोट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पूछा भी है एग्जाम में ना। आप समझ सकते हो, सबका दिमाग स्ट्राइक नहीं करेगा अगर कैटलिस्ट का ध्यान नहीं रहा तो अब ये टेंशन मत लेना, क्वेश्चन जो भी रहते हैं इसी से काफी हद तक मिलते जुलते ही आते हैं एग्जाम में। तो जितने पैटर्न एंड वेरिएशन मैंने करा दिया है वो अगर आपको समझ पड़ गया है तो आपसे क्वेश्चन निकल जाएंगे। एक और क्वेश्चन आता है किसका? टाइट्रेशन का विथ सुक्रोज, और वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करते हैं यूजिंग पोलैरिमीटर। और ऑप्टिकल एक्टिविटी आप अभी पढ़े हो नहीं तो वो ज्यादा पता नहीं चलेगा, उसका भी फॉर्म ऐसे ही आता है, θ∞ minus θ0 अपॉन दिस माइनस दिस। वो किसका है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज करते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, तो इसका
इसका जो थीटा है ना वो दिया रहता है डिफरेंट टाइम में, थीटा 0 एट t इज इक्वल टू 0, टाइम t पे थीटा t, इन्फिनाइट टाइम पे थीटा इन्फिनिटी। तो इसके लिए भी एक्सप्रेशन ये आता है, और ये भी मैंने आपको बताया था कैसा होता है, हाँ जी फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका जो k का एक्सप्रेशन आता है इसका भी ऐसे ही आता है बेटा, 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ, ये आप लिख लो, बिल्कुल ऐसे ही आता है, एकदम आइडेंटिकल है। तो एक भी अगर आप दिमाग में सेट किए रहोगे तो दूसरा आ जाएगा। तो ये दोनों हाइड्रोलिसिस का आप बैक टू बैक इक्वेशन लिख लेना। व्हाट इज थीटा हियर, एंगल ऑफ रोटेशन। और ये अभी आप नहीं पकड़ पाओगे तो बाद में ये समझाऊंगा मैं, फिलहाल इक्वेशन लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन मैं कभी भी डाल दूंगा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन तो मैं ऐड करूंगा, इसलिए मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं। एंगल ऑफ रोटेशन, दिस इज थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन एंड दिस इज टाइम। ये सुक्रोज है, ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है बेटा। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। आप पूरा डिटेल में लिख लेना। So finally we are done with all different types of methods by which we calculate K for the first order, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया। दो और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एक पैरेलल एंड एक सीक्वेंस में, और इसके अलावा एक और है, सॉरी, इक्विलिब्रियम का। तो तीन और टाइप बचे हैं। इसके साथ ही आपका केमिकल काइनेटिक्स का ये ओवरव्यू खत्म हो जाएगा। फिर एक चीज बचेगी, कौन सी, कोलिजन थियरी एंड साथ में रिएक्शन, सॉरी, टेम्परेचर कॉफिशिएंट बचेगा। तो ये दोनों मैं अगली क्लास में करा दूंगा फिलहाल, लेकिन वो डेरिवेशन पार्ट खत्म कर देता हूं। इसको नोट करो, जल्दी करो। हेडिंग डालो, फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ, ये भी हाइड्रोलिसिस है। ये वाला जो था ये भी हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। हेडिंग करके लिखना हो तो इसको लिख सकते हो आप, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ये हेडिंग डालो आप लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन। Noted everyone? फर्स्ट ऑर्डर कौन सा रिएक्शन बेटा, रिवर्सिबल। फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ जी, ध्यान से देखो। अभी इसको भी और सिंपल बनाने के लिए मैं क्या करता हूं कि आपको ए ले रहा हूं, दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद बी। ये बड़ा रेयर केस होगा, आप समझते हो, राइट। और ये दोनों तरफ से फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब फॉरवर्ड भी फर्स्ट ऑर्डर है एंड रिवर्सिबल भी। समझ रहे हो ना भाई।
अब ये दोनों डायरेक्शन का रिएक्शन हो गया तो ये बताना जरूरी है ना कि फॉरवर्ड वाला कितने ऑर्डर का है, बैकवर्ड वाला कितने ऑर्डर का है। तो मैंने दोनों ही कौन सा ऑर्डर का लिया है, फर्स्ट ऑर्डर। आप लिख लो बोथ रिवर्स फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर। अब मान लो फॉरवर्ड के लिए मैं यूज कर रहा हूं KF, कभी कभी किताबों में ये K1 लिखा रहता है, और बैकवर्ड के लिए मैं KB यूज कर रहा हूं, किताबों में ये K-1 लिखा रहता है। -1 का मतलब है K ऊपर माइनस, समझ गए ना, या K' आप मान लो, तो कोई भी नोटेशन हो आप चलेगा। अब मैं KF KB इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इक्विलिब्रियम में इससे फेमिलियर हो। फॉरवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट KF है एंड बैकवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, KB। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं मैं उसकी बात बता रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल। तो अभी कितने लोग बोल रहे हैं कि सर RF इस बार दो अलग अलग तरह के रेट होंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड अलग होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड अलग होगा। तो हेडिंग डालो रेट ऑफ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का स्पेलिंग बोलो भाई। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, तो RF will be equal to KF into A। बच्चों am I right? Similarly rate of backward क्या होगा, RB will be equal to KB into B का concentration at time T। yes or no? बोलो भाई। अच्छा नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाँ जी, इज इक्वल टू RF माइनस, एंड ये क्या होगा, RF की जगह पे मैं क्या लिख दूं, इंटू ये KB इंटू RF। बात समझ में सबको? और कितने लोग कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को तो मैं dx/dt लिख ही सकता हूं भाई, ये A माइनस टी इज इक्वल टू 0 पे ये A रहा होगा, ये A माइनस एक्स और ये x बन रहे होंगे, तो क्या मैं रेट ऑफ रिएक्शन को dx/dt लिख सकता हूं, बोलो भाई। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछ दूं कि फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन, क्या निकल नहीं जाएगा बेटा, हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन क्या आप नहीं निकाल लोगे, बोलो हाँ, बोलो भाई, निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे। तो क्वेश्चन ये आता है सर कि क्या ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होगा, क्या ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होगा, कभी नहीं, रिवर्सिबिलिटी अटेन होगा। ऐसे रिएक्शन तो एंड पे जा करके RF इज इक्वल टू RB हो जाते हैं और अनंत काल तक चलते रहते हैं। अरे अगर इसका टाइम के साथ बनाओ, RF डिक्रीज करेगा, RB इंक्रीज करेगा, और एक बार ही जहां मिल गया तो ये चलता रहेगा ना हमेशा के लिए। ये रेट वर्सेस टाइम, और यही स्टेज क्या है, इक्विलिब्रियम। कुछ आ रहा है बात समझ में, ये स्टेज ही क्या है, इक्विलिब्रियम। तो इसमें हाफ लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन, समझ पड़ा। तो फिर कहोगे सर पढ़ा क्यों रहे हो, ये क्या यूज है इसका। तो देखो एज सच तो कोई बहुत स्पेसिफिक यूज नहीं है, कभी कदार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है इनके इनिशियल कंसंट्रेशन दे करके वो टाइम पूछ लेता है किस टाइम पे इसका कंसंट्रेशन इतना हो जाएगा। तो ताकि आपको इक्वेशन मालूम रहे इसको यूज कैसे करते, बस इसके लिए बस यहां तक थ्योरी बतानी थी। इसके बाद क्वेश्चन तुम देखना सॉल्व खुद से करना, इसके बाद तुम खुद आगे बढ़ सकते हो, इंटीग्रेशन ही करना है। अच्छा यहाँ बी एंड ए की जगह पे क्या यूज कर सकता हूं मैं, हाँ जी, लिखना चाहो तो आप a माइनस एक्स और ये क्या लिख सकते हो, हाँ, ताकि और थोड़ा दिखाई दे कि भाई दो वेरिएबल नहीं है, एक ही है x, उसके बाद आप इंटीग्रेट कर पाना, भाई आपकी एबिलिटी। मैं क्वेश्चन यहीं छोड़ देता हूं। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, KF/KB। तो इतने रिलेशन रखे रहो अपने पास, और KF/KB की वैल्यू किसके बराबर होती है, B/A ओनली एट इक्विलिब्रियम। इतनी बात अगर आप दिमाग में रखे हो तो आपसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे काइनेटिक्स का विथ इक्विलिब्रियम आप निकाल पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
बेसिक्स बस इतना ही है, इसके बाद जैसा क्वेश्चन वैसे आप प्रोसीड करना। इज दैट क्लियर? बोलो, क्लियर हो गया? अब एक पार्ट आता है पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्लीज लिख लो क्योंकि अगली क्लास मेरी लास्ट क्लास होगी उसमें, तो मैं उसमें ज्यादा खींचना नहीं चाहता हूं, आज ही खत्म करना है। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको मिटा दो बेटा। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब ये क्या चीज है भाई? तो देखो कई बार ऐसा होगा बेटा कि ना सेम ही रिएक्टेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा होगा कंडीशन रखते हुए भी, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। जैसे मान लो ए है और ये बी भी बना रहा है और साथ के साथ सी भी बना रहा है, ऐसे रिएक्शन को मैं बोलता हूं, या हम लोग जनरली बोलते हैं क्या? पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, तो पैरेलल के केस में बेटा यहां पे मैं दे दे रहा हूं कि भाई इसका रेट कांस्टेंट K1 और इसका K2, और दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर के, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर के। बट इनका K1 K2 अलग होने की वजह से कितने लोग बोल रहे हो कि सर जो B एंड C का फॉर्मेशन होगा वो रेट अलग अलग आएगा, सेम नहीं होगा। अगर ये रेट कांस्टेंट सेम हो जाए तो हो जाएगा। तो इसको कैसे, इनके इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, बस इसका इक्वेशन में समझा देता हूं आपको कैसे लिखते हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला पूछता है कि बताओ K इफेक्टिव क्या होगा। K इफेक्टिव का मतलब कि भाई बताओ A इन दोनों में ही कन्वर्ट हो रहा है ना, इसके लिए K1 है, इसके लिए K2 है, बट एज्यूम करो कि A किसी एक प्रोडक्ट में जा रहा होता तो K की वैल्यू क्या आती बेसिकली। तो K इफेक्टिव बोल लो, एवरेज बोल लो, बाकी मर्जी आपकी। ये पूछता है एग्जाम में, ये क्या होता है ना। दूसरा पूछता है क्वेश्चन K इफेक्टिव के बाद हाफ लाइफ ऑफ ए, T हाफ ऑफ ए। भाई ए ब्रेक हो रहा है, कितने देर में ये 50% खत्म हो जाएगा। ध्यान देना दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों मैंने बोला है फर्स्ट ऑर्डर। और बेटा तीसरी चीज जो पूछता है एग्जाम में कि भाई बताओ बी एंड सी बन तो रहे हैं लेकिन उनका रेशियो क्या होगा एट एनी टाइम टी। इनका रेशियो क्या होगा एट एनी टाइम टी। ये तीन क्वेश्चन के आंसर हमें समझना है। और चौथा एक और चीज ऐड कर देता हूं कि नेट ईए इफेक्टिव की वैल्यू भी बता दो, यहीं पे ऐड कर देता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव। क्योंकि भाई इसकी इफेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी EA1 मैं ले रहा हूं, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA2 ले रहा हूं। क्या सबको मालूम है आरएनएस इक्वेशन K इज इक्वल टू AE⁻- EA/RT। इतना सबको ध्यान है? बोलो। तो अब मैं इक्वेशन पहले आपको बना के समझाता हूं, फिर इनके आंसर आप फिगर आउट करने की कोशिश करो। कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं समझा दूंगा। इक्वेशन क्या है कि भाई A हमारा B में भी जा रहा है, तो A माइनस में X कर दूं तो ये B बन गया, तो B कितना बना X। कितने लोग बोल रहे हैं कि जो R1 होगा वो dx/dt होगा, और वो कुछ और नहीं बल्कि K1 इंटू A का कंसंट्रेशन। यस और नो? फिर वैसे ही कितने लोग बोल रहे हैं A C में भी टूट रहा है, तो मैं मान ले रहा हूं कि ये Y यहां से टूट रहा है, तो ये क्या बन जाएगा Y। अच्छा, जैसे ही मैंने बोला A Y टूट रहा है और ऊपर से X टूट रहा है, तो यार A टोटल कितना बचा रह गया, तो वो तो हर जगह वही लिखना चाहिए हमें। आ रहा है बात समझ में ना? दोनों जगह पे हमें वही लिखना चाहिए क्योंकि ये तो कॉमन पार्ट है और कॉमन का कंसंट्रेशन हमेशा सेम होता है। अरे समझ आया ना भाई? A में से 2 इधर निकल गया, 3 इधर निकल गया, तो नेट कितना निकला 5 ना, तो दोनों के लिए वही रहेगा। तो R2 की वैल्यू dy/dt होगी। भाई इसमें किस रेट से बन रहा है ये dy/dt, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी K2 इंटू A के, क्योंकि A के रेस्पेक्ट में ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर, दोनों फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो पावर 1। R1 R2 मिल गया। तो अब मैं पूछूं कि भाई A किस रेट से डिक्रीज कर रहा है dA/dt, तो आप बोलोगे सर इधर और इधर दोनों जगह डिक्रीज कर रहा है, तो दोनों का सम आएगा। बोलो, तो ये आएगा आपका R1 प्लस R2, मतलब कितना dx/dt प्लस dy/dt।
मतलब K1A प्लस K2A। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, बड़ा सिंपल सा, dA/dt इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू A। बोलो बच्चों, तो अब कितने लोग बोल रहे हैं तो बड़ा इजी हो गया सर। अब हमारे पास इक्वेशन जब मिल गया तो अब इंटीग्रेट ही तो करना है, और ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट लेक्चर से करते आ रहे हैं इंटीग्रेशन। तो क्या अब यहां से आप हाफ लाइफ नहीं निकाल लोगे? अच्छा, इसको देख के क्या आपको ये नहीं समझ में आ गया कि यार इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो भी चल जाएगा, dA/dt इज इक्वल टू K इफेक्टिव इंटू A, जहां पे K इफेक्टिव का वैल्यू कितना आ गया, K1 प्लस K2। तो भाई पहले वाले का आंसर आ गया, K इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 प्लस K2। कैसे नोट करके लिख लेना। अब यहां देख करके कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि सर टी हाफ ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो हमें मालूम है 0.693/K इफेक्टिव। अरे समझ रहे हो, कुछ तो यूज करे शॉर्टकट का भाई, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, फिर से डिराइव करना हो क्या फायदा, करना हो तो आप कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो टी हाफ विल बी दैट टाइम जहां पे A बिकम्स A0/2, वही है ना। तो मैं डायरेक्टली कर दिया, अब आप पूरा लॉग वगैरह लगा के करो, मर्जी आपकी। ठीक है, यहां समझ में आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, 0.693/K1 प्लस K2, ये लिख सकता हूं। तो हाफ लाइफ भी मिल गई मुझे। सबको समझ पड़ रहा है? अच्छा, जिनको ये नहीं समझ पड़ा कि ये R1 R2 क्यों कर रहे हैं, ऐसे समझ में आ जाना चाहिए कि 2 इधर से निकला 3 इधर से निकला, तो भाई टोटल कितना लॉस हुआ, दोनों का सम ही ना, तो वैसे ही लिख रहे हैं। उसके बाद भी जिनको नहीं समझ में आ रहा है लेकिन मैथ्स ठीक ठाक है, वो ऐसे लिख ले, A0 माइनस x माइनस वाई माइनस dA/dt कर दो भाई, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस माइनस सब मिला के प्लस कर देगा, तो क्या आ गया dx/dt प्लस, यहां से आ जाएगा। यार देखो, तुमको सारे रास्ते दिखा दे रहा हूं, जो तुमसे एक्सेप्ट हो जाए उसको पकड़ के फाइनली ये ध्यान में रखना है कि ये यही होता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। यहां पहुंच गए तो उसके बाद आसान। क्लियर है सबको? अब कितने लोग कह रहे हैं सर बी एंड सी को अगर देखना है तो हमें मालूम है कि dx/dt इज इक्वल टू K इज इक्वल टू, कितने लोग बोल रहे हैं dx/dt इज इक्वल टू dB/dt? अरे बोलो ना, क्योंकि b कितना बन रहा है, x तो बन रहा है, तो जो dx/dt का रेट है वो बेसिकली dB/dt के बराबर है, और यही वैल्यू कितना है, K1 इंटू A। तो यहां से क्या dB का वैल्यू निकल गया, K1A इंटू dt। बोलो भाई, सिमिलरली d ऑफ C इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं, K2 इंटू A इंटू dt। बोलो बेटा। अच्छा, इसका इंटीग्रल दोनों का कर दूंगा, तो दोनों स्टार्टिंग में 0 थे, बाद में ये C हो गया, ये स्टार्टिंग में 0 था, बाद में ये B हो गया, और इधर भी इंटीग्रल लगाना पड़ेगा। इंटीग्रल से बाहर क्या आ जाएगा, K2 एंड K1 आ जाएंगे ना बाहर। तो कितने लोग कह रहे हैं सर इधर इधर इंटीग्रेट कर लूंगा तो ये B आ जाएगा, ये C आ जाएगा, B इज इक्वल टू होगा K2 इंटीग्रल A dt, और ये क्या हो जाएगा, K1 इंटीग्रल A dt। पूरा पूरा लिख लेना। अब भाई दोनों का रेशियो लोगे तो ये फैक्टर तो सेम ही होगा इंटीग्रल, क्योंकि 0 से लेकर t टाइम में ही बात कर रहे होंगे, तो ये चुपचाप क्या आ जाएगा, K2/K1। और समझ में भी आता है, और ऐसे नॉर्मली सोचो तो ऐसे समझ में भी आता है कि ये K2/K1 क्यों होगा। K2/K1 इसलिए होगा कि इधर का जो स्पीड है वो K1 गवर्न कर रहा है, और इधर टूटने का जो स्पीड है वो कौन गवर्न कर रहा है, K2। तो जिस स्पीड से टूट रहा होगा रेट कांस्टेंट के हिसाब से ही तो रेशियो बनेगा ना उसका। तो आप कॉमन सेंस भी लगाते तो B/C इनके रेट कांस्टेंट के रेशियो के बराबर है। तो ये भी निकल गया भाई साहब। K2 कौन सा था, हाँ K2C था ना, तो हाँ भाई मतलब समझो यार तुम लोग समझ जाओ, ये B था तो ये K1 है और ये K2, ठीक है। तो यहाँ B/C क्या हो जाएगा, K1/K2, मतलब वो तुम देख लेना, मैं तो भाई यहां तक क्लैरिटी है। अब लास्ट पार्ट इसका कौन सा रह गया भाई, कि आप क्या निकालो इसमें, बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट। अब ये मैं आपके लिए 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप सोचो अगर आप इसको निकाल सकते हो, अभी ट्राई करो, इसको दिमाग लगाओ कहां से निकलेगा, या छोड़ दूं, आप सोच के आओगे, चलो ठीक है, तो क्लास आज का यहीं खत्म करता हूं।
हाँ, एक चीज इसमें ऐड कर लेना है कि होमवर्क के लिए आपका ये है कि अगर ए से ये कहां जा रहा हो 2b और ये कहां जा रहा हो 3c और ये k1 दिया हो ये k2 दिया हो तो रिपीट दिस क्वेश्चन। कोफिशिएंट मैंने बदल दिया, पहली बार कोफिशिएंट थोड़ा सा अलग दे रहा हूं, हर टाइम पे मैं एक ही एक दिया हूं आपको। फिर सेम क्वेश्चन आपको रिपीट करना है, एज्यूमिंग फर्स्ट ऑर्डर है हर तरफ से, ठीक है। ये करके आना, बाकी चीज अगले क्लास में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीबॉडी।